Assalamualaikum students. Again we are here with another video lecture on coordination chemistry. हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डबल साल्ट का जिक्र किया था, कॉम्प्लेक्स साल्ट का जिक्र किया था। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ डिस्कस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स या जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो, उसके साथ क्या अटैच हो, लिगेंड अटैच हो। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो और उसके साथ लिगेंड अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। these are the compounds these are the compounds which are composed of central metal atom or ion and ligand। ठीक है, हमने तज़किरा किया था सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का। जैसे मैं कंपाउंड का एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का बना हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, ये मेरे पास एग्जांपल है किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स की या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर देखिए तो हमें कुछ चीजें नजर आती है। ये हमारे पास साइनाइड मॉलिक्यूल नजर आता है। ये साइनाइड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? ये साइनाइड मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर एक्ट करता है एज अ लिगेंड। ठीक है, ये यहाँ पर एक ऐसा लिगेंड के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पर ये आयरन क्या है? हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास जो पोटेशियम है यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास क्या है? एज अ काउंटर आयन है। ये हमारे पास क्या है? काउंटर आयन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये आयरन का आयन नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से साइनाइड का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। साइनाइड मॉलिक्यूल यहाँ पर एज अ लिगेंड के तौर पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखें, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, किस तरीके से बना सकता हूँ? ये मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी। जैसे ये पोटेशियम है। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये आयरन का जो आयन है ये यहाँ पर बीच में होता है और साइनाइड के जो 6 मॉलिक्यूल है, साइनाइड के जो 6 मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। साइनाइड के जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ। अब साइनाइड के मॉलिक्यूल्स के पास होता क्या है? साइनाइड के पास होता है लोन पेयर। इनके पास क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट करते हैं किसको? इस सेंट्रल मेटल आयन को। सेंट्रल मेटल आयन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं और इसके पास क्या होता है? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको? इस आयरन के आयन को। और यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये हमारे पास यहाँ पर साइनाइड क्या है? ये है हमारे पास एज ए लिगेंड के तौर पर बिहेव कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमारे पास क्या है? इट इज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन आपसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर ये मेरे पास है काउंटर आयन। ठीक है, ठीक है, अब अगर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं।
इस कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से? अगर इस कंपाउंड के देखा जाए, इसके दो हिस्से होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट्स होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। दूसरे पार्ट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर? अब ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है बाहर की तरफ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल, जब इस कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये पोटेशियम अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, पोटेशियम के आयंस अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरे का पूरा पार्ट ये आयोनाइज नहीं होता या डिसोसिएट नहीं होता। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और ये हमारे पास क्या होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन स्फीयर हमारे पास कंसिस्ट करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी मजीद ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट के ऊपर। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर दूसरी चीज होती है लिगेंड। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरे का पूरा। ठीक है, ये पार्ट पूरे को हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये हमारे पास क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्योंकि जब इसको आप डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो ये जो पार्ट है पूरे का पूरा, ये आयोनाइज नहीं होगा, बल्कि ये जो आयन है, पोटेशियम के आयन, ये डिसोसिएट हो जाएंगे। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम मैंने आपको बताया नहीं। इस कंपाउंड का नाम से हम कहते हैं, इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट, पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट, ये इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट इसका नाम है। ठीक है, 6 साइनाइड है तो क्या कहेंगे? हेक्सासियानो, और ये फिरेट, और ये हमारे पास पोटेशियम। ठीक है, अब इसके नाम कैसे आते हैं, वो नेमिंग हम जो है फर्दर जो है वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये नाम कैसे देते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन स्फीयर को और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। हम भाई अलग अलग करके दोनों को डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर हमारे पास वो पार्ट होता है जो कि आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं इट इज अ आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट होता है जो कि आयोनाइज हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारे पास कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली काउंटर आइन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काउंटर आइन ही होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली काउंटर आइन। ठीक है, और इसकी कोई एक्साम नहीं होती, आयोनाइजेशन स्फीयर की हमारे पास कोई एक्साम नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की कॉम्प्लेक्स का, दूसरा पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि इस पूरे को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ पर आयोनाइज हो रहा था, ये हमारे पास डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, और इसके बारे में हम क्या लिखते हैं कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर तो कोई चीज नहीं थी, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये बीच में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है। ठीक है, और इसके जो बाहर क्या लगे हुए हैं? इनकमिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, या इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स लगे हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ये हमारे पास लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम से बना होता है। ठीक है, और इसको हम डोनेट करते हैं किस चीज के? इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, इट इज denoted by स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम का हो सकता है।
ये अब इसके ऊपर इसकी चार्ज पर डिपेंड करता है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है। अगर हमारे पास ओवरऑल चार्ज 0 है इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो हम इसे कहेंगे इट इज अ न्यूट्रल, ठीक है। अगर ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, एनायनिक स्फीयर। तो इट मे बी कैटायनिक। कैटायनिक कब होगा, जब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और एनायनिक एनायनिक कब होगा, जब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आएगी, ठीक है। और न्यूट्रल, यहाँ ये न्यूट्रल भी हो सकता है जब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाए, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बुनियाद पर हम इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास 3 अकसाम के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, फर्स्ट हो सकते हैं कैटायनिक, या फर्स्ट को लिखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सेकंड वन जिसे हम कहते हैं कैटायनिक 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 कॉम्प्लेक्सेस, और थर्ड वन जिसे हम नाम देते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये हमारे पास 3 अकसाम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास किस किस्म का है, उसके ऊपर चार्ज कौन सी है, उसकी बुनियाद पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहूंगा, ठीक है। इसके ऊपर इसके इस साइड पर भी कोई काउंटर आयन नहीं है, ना ही कोई काउंटर आयन इस साइड पर है। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। यानी कि लिगेंड और मेटल की दोनों की कंबाइन मिलाकर हमारे पास ओवरऑल चार्ज 0 आ रही है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब इसमें से आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमारे पास मजीद डिसोसिएट नहीं होता आयंस के अंदर। अब ये भी मजीद डिसोसिएट नहीं होगा, ये आयनाइज नहीं होगा, तो ये प्रोड्यूस आयन नहीं करेगा, ये आयन कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सो इट डज नॉट प्रोड्यूसेस, ठीक है, ये प्रोड्यूस आयन आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ओवरऑल चार्ज 0 है। यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है, ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है ना, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोलाइट पे के तौर पे बिहेव भी नहीं करेगा, ये हमारे पास एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास प्रोड्यूस नहीं कर आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं कि भाई ऐसा कोई कंपाउंड जिसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए और आयनाइज हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं हो रहा तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और मजीद क्या कहेंगे, अगर ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं हो रहा तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करेगा, तो हम ये कह सकते हैं इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब ओवरऑल हमारे पास अमाइन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, साइनाइड के ऊपर -1 होता है, तो ये कर जाएगा -3, और यहाँ पर आयरन के अंदर +3 होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पर हमारे पास ट्राइअमाइन ट्राइसैनो आयरन। ठीक है, ट्राइअमाइन ट्राइअमाइन ट्राइसैनोफिरेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास नाम आ जाएगा इसका, ट्राइअमाइन ट्राइसैनोफिरेट। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर ओवरऑल उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ये लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 पॉजिटिव आ जाए, और साइड में क्या लगाओ, कोई एनाइन लगाओ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए, अब ये जो पार्ट है ये तो डिसोसिएट नहीं होगा आयंस के अंदर, जब इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा आयन, जो ये एनाइन है ये प्रोड्यूस करेगा आयंस को, तो हम क्या कहेंगे कि इट प्रोड्यूसेस आयंस, इट प्रोड्यूसेस, इसके लिए लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस आयंस। ठीक है, अगर ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम कह सकते हैं इट्स इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास एज अ बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा है, यानी कि इसकी सॉल्यूशन से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो ये क्या हम इसके लिए कह सकते हैं, इट कंडक्ट्स दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, एग्जाम्पल है इसका आयरन ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है इसका। अब इसकी अगर चार्ज देखी जाए ओवरऑल, अब अमाइन के ऊपर 0 चार्ज होती है, इसके ऊपर +3। ठीक है, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या आ जाएगी, +3, इसके ऊपर -1 होती है, तो ओवरऑल किसके क्या आ जाएगी, -3, तो हमारे पास इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, +3, ये हमारे पास क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राइअमाइन ट्राइअमाइन आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास नाम होगा इसका, इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास नाम होगा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स की। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, चार्ज नेगेटिव आ जाए। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और इसके साइड में क्या लगा हो, कोई ना कोई कैटायन लगा हो, तो इसे क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो पार्ट है ये तो डिसोसिएट नहीं होगा आयंस के अंदर, लेकिन ये पार्ट जो है हमारे पास डिसोसिएट हो जाएगा आयन के अंदर, तो हम ये लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस आयंस, इट प्रोड्यूसेस आयंस। अगर ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इसकी इससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जा सकती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट कंडक्ट्स दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, वही एग्जांपल जो हमने फर्स्ट में लिया था, कौन सा था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल चार्ज अगर देखी जाए हमारे पास के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर +1 होती है, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है, और आयरन के ऊपर जो चार्ज होती है हमारे पास यहाँ पर +2 होती है। ठीक है, और साइनाइड के ऊपर -1, तो ये क्या हो जाएगी, -6, और तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज आ जाएगी इस
एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से चार्ज आ जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ठीक है। हम फर्दर जो है आगे की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड मोर टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आती हैं, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।